हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी रेलवे एक्सप्रेस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएससी सीजीएल मेंस का डेट आ चुका है और एग्जाम 18 जनवरी को होने वाला है। तो हमारे पास मुश्किल से 18 से 20 दिन का समय है। तो इस समय में हम मैथ्स और रीजनिंग को किस तरह से सॉल्व करें और किस तरह से टारगेट रखें ताकि हमारा 180 में 180 का जो टारगेट है वो अचीव हो सके। क्योंकि दोस्तों मैंने खुद इसे अचीव किया है, तो मैं अच्छे से आपको बता सकता हूँ कि इस समय आपको किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो अब मैं एक सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें मैं हर दिन 10 से 15 बेस्ट मैथ्स के और बेस्ट रीजनिंग के क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसको करने के बाद आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में छूटते हैं जिनको हमें किसी हालत में करके जाना चाहिए, ताकि वो जो 4-5 क्वेश्चन का गैप रह जाता है हर बार वो खत्म हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ये सारे बेहतरीन क्वेश्चंस को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। सबसे पहले इसको पॉज करके आप लोग सॉल्व करिए, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हॉलो सिलेंडर C1 है इज फुल ऑफ वाटर विद द रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड एक दूसरा सिलेंडर है C2 जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड इनसाइड द C1। ओके, तो सबसे पहले हम एक C1 बना लेते हैं। ठीक है, ये C1 हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, इसलिए इसके अंदर जगह है और उस जगह में हम C2 बना देते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है? द क्वांटिटी ऑफ वाटर विल रिमेन इन C1 is 9240 सेंटीमीटर क्यूब। द हाइट ऑफ बोथ द सिलेंडर C1 एंड C2 इज सेम। चलिए तो सेम हाइट का बना लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, ये हो गया 7 और ये हो गया 14 टोटल। ये हो गया यहाँ से 14। ठीक है, तो कह रहा है कि C1 को, C1 के अंदर जब C2 आ जाता है तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो इसके अंदर प्रेजेंट होगा वो 9240 होगा, यानी यही तो वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, क्योंकि इतना पोर्शन तो C2 कवर कर लिया C1 का। तो C2 के अंदर जो 9240 वॉल्यूम है क्या है? जो वॉल्यूम ऑफ C1 माइनस वॉल्यूम ऑफ C2 ही तो है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। हाइट दोनों का सेम है। कह रहा है द रेडियस ऑफ द C2 इज इंक्रीज बाई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, and the height of both the cylinder will remain same, then how much quantity of water will remain in cylinder C1? तो देखो, जब C2 का रेडियस बढ़ा देते हैं, हम अभी बढ़ा दे रहे हैं इसको। ठीक है, ये बढ़ गया, अब ये नया C2 हो गया। ठीक है, इसका रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर ज्यादा है पुराने वाले से। तो जाहिर सी बात है कि जितना C1 में पहले से वॉल्यूम आ रहा था पानी का, अब वो और कम हो जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस पोर्शन में ये एक्स्ट्रा पोर्शन अब कवर कर लेगा C2, जिसकी वजह से पानी और कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालना क्या है, तो पूछ रहा है कि हाउ मच क्वांटिटी वाटर विल रिमेन इन C1। ठीक है, तो C1 के अंदर कितना पानी रह जाएगा। तो हाइट तो हमारे पास दिया नहीं है, सबसे पहले हम लोग हाइट निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ C1 इज माइनस वॉल्यूम ऑफ C2 इज पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई, स्मॉल आर ले लिए, स्क्वायर एच। ये हो गया 9240। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ था? पाई एच कॉमन लो, आर स्क्वायर इज 14 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ये हो गया 9240। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ओके, एच कितना हो जाएगा? 9240 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7। ये कितना हो जाएगा? ये इसका मैं 20 का फॉर्मूला लगाओ, 14 में से 7 गया 7 और 14 प्लस 7 हो गया 21। ये तो इसका वैल्यू है। काट दो, 7 से 7 कट गया, 11 दूना 22, 11 8 4 0, 21 दूना 42, 42 इंटू 20। तो h इज इक्वल टू 20। कोई दिक्कत यहाँ तक? h आ गया 20। अब देखो, जब h 20 हो गया, पूछ क्या रहा है कि कितना वॉल्यूम C1 में अब बचेगा पानी का। ठीक है, तो पहले तो इसको दो तरीका है। मेथड 1 है सबसे सिंपल, कि अब तो ये रेडियस जो हो गया नया वाले का 10.5 हो गया ना, 7 और 3.5 ऐड करके 10.5। तो सीधा वॉल्यूम ऑफ C1 माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यू C2 कर दे। तो नया वाला मान लो सिलेंडर, अगर सिलेंडर चूंकि बड़ा हो गया ना C2 का, तो अगर हम इस पूरे में से अगर इतना घटा दें, तो जो बचा हुआ पार्ट होगा उतना में ही तो वाटर होगा।
तो वॉल्यूम ऑफ C1 कितना हो जाएगा, पाई इंटू 14 स्क्वायर इंटू एच माइनस नया मैक्स कितना हो जाएगा, पाई इंटू 10.5 स्क्वायर इंटू एच, पाई एच कॉमन हो गया अगेन, 14 स्क्वायर माइनस 10.5 स्क्वायर घटाओगे तो ये हो जाएगा 3.5 और जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 24.5। ये तो आंसर है, ठीक है। 7/2 कर दो, इसको 49/2 कर दो, कोई दिक्कत। 7 से 7 कट गया, 4 से गया 5 बार में, अब गुना करना है। तो 22 × 5 = 110 इंटू 49, 11 में 9 से 99, 53, 5390 आंसर, ठीक है। ये हो गया मेथड 1। अगर हम मेथड 2 बनाए, अगर हम मेथड 2 का बात करते हैं, यहीं पे मैं करके दिखाता हूँ। मेथड 2, पहले से जब C1 था, C1 के अंदर पहले से जब C2 था, ठीक है, 7 रेडियस है जब उसका, तो जब ये 7 था तो बच कितना रहा था वाटर, 9240, कोई दिक्कत। अब जब ये रेडियस बढ़ गया, अब इसके बढ़ जाने से क्या हुआ, इसकी बढ़ जाने से इतना दूर का जो एरिया है, यही तो एक्स्ट्रा कम हो जाएगा ना वाटर, क्योंकि इतना पार्ट एक्स्ट्रा कवर कर लेगा C2, तो इतना ही वाटर कम हो जाएगा। तो वाटर अब कितना रह जाएगा, 9240 माइनस ये वाला पोर्शन का एरिया कितना होगा, ध्यान से देखो तो, ये वाला पोर्शन का एरिया होगा, इस पूरे में से इस हाफ को घटाना होगा, ठीक है। कैसे, पाई इंटू एच 10.5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ये समझ में आया। ये तो बचेगा, 9240 हो गया माइनस 22/7 इंटू 20 इंटू घटाओगे तो 3.5, जोड़ोगे तो 17.5, 35/2 कर दें इसको, 7 से 5 बार में घट गया, 2 से गया 10 बार में, ये हो गया 35, 35 दूना 70, 70 पचे 350 इंटू 11, 5 5 3 8 3, ठीक है। 9240 माइनस 3850, ये हो जाएगा 0, 14 में से 5 गया 9, और 11 में से 8 गया 3, और 8 में से 3 गया 5, 5390, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो एक्चुअली हम लोग को निकालना क्या था, निकालना था कि पहले से दिया हुआ है कि जब C1 माइनस C2 पहले से दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले से C1 माइनस C2 का वॉल्यूम दिया है कि इतना ही पानी एडजस्ट हो रहा है। अब C2 को जब बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है कि अब जो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडजस्ट होगा वो और कम हो जाएगा। कितना कम होगा, तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, यही एक्स्ट्रा पोर्शन और कम कर देगा ना, तो इस एक्स्ट्रा पोर्शन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10.5 माइनस 7, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ से इससे भी निकाल सकते हो, या तुम डायरेक्टली निकाल लो, डायरेक्टली तुम ऐसे निकाल सकते थे कि ये है C1, अब C2 नया वाला हो गया ना, ये 10.5 है, ये 14 है, सीधा 14 स्क्वायर माइनस 10.5 स्क्वायर कर दो, ये भी आंसर हो जाएगा। तो दोनों मेथड से कर सकते थे, जिसपे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आराम से कर लो, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह का बेहतरीन क्वेश्चन और उसका धमाकेदार सॉल्यूशन मेरे वीडियो में तुम लोग को मिलेगा, और इसको करने से तुम लोग को फील होगा कि हाँ, अब तुम लोग का काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे कि किस तरह से स्मॉलेस्ट पार्ट को निकालते हैं और उसको आगे करते हैं। तो चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्राइंगल में LMN है, जिसमें LM 7√2 है, LN 25 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ LMN 135 डिग्री है। लेंथ ऑफ MN पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है, 135 डिग्री पहले बना लो, इतना पे आएगा, ठीक है, 135 डिग्री बन गया, 135, ये M होगा, ऊपर L लो, यहाँ ले लो, कोई दिक्कत। अब कह रहा है LN जो है वो 25 है, LM जो है वो 7√2 है, पूछा क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ MN, ये पूछ रहा है। ये इसको भी करने के दो तरीके हैं। मेथड 1 जो कि एकदम बेसिक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको x मान लो। अब कोसाइन फार्मूला क्या होता है, कोसाइन फार्मूला अगर हम यहाँ लगाएं तो, सॉरी, कोसाइन फार्मूला ये कहता है कि अगर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है,
ये ए है, ये बी है, ये सी है। हालांकि मुझे पता है, अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को ये सब चीज़ पता होगा। मान लो ये थीटा है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। तो कोसाइन फॉर्मूला ये कहता है कि कॉस थीटा जो होगा वो होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, बस ये सेम चीज यहाँ लगा दो। तो कॉस ऑफ 135 इस पे निकाल रहे हैं, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 7√2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7√2 इंटू एक्स। कोई दिक्कत है? कॉस 135 कितना होता है? कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, 180 माइनस 135 45 हो गया, -1/√2। ठीक है, 7√2 का स्क्वायर 7×49 = 98 98 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 625/2 इंटू 7√2 इंटू एक्स। ये तो रूट टू कट गया, 7×2 = 14 -14x, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 625 में 100 गया, 525, 2 बढ़ा दो, 527। ठीक है, अब ये सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व। तो ये कैसे जाएगा? 7 पर 12 तो 14, 3 से जा रहे हैं, 9 से जा रहे हैं, 7 से 49 नहीं, 11, 7 पर 12 में 2 नहीं, 13, 13 चौके 52 नहीं, 17, 17 3 51, हाँ 17 से जा रहा है, 17 3 51, 17 31। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 14 का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है क्वाड्रेटिक निकालना, यानी एक्स का वैल्यू होगा +17 और -31। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक निकालने का एक तरीका होता है। ये अगर कभी जरूरत पड़ा तो मैं सब सिखा दूंगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ये हो गया मेथड 1, जिससे आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब चलते हैं मेथड 2 की ओर। मेथड 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। ध्यान से देखो, जब भी 135 का बात हो तो तुमको ये नहीं लग रहा है कि यहाँ पे 45 होगा? होगा ना? तो इस लाइन को एक्सटेंड करके देखो, ये 45 हो गया। अगर ये हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा दे 90 डिग्री सीधा, ये 45 और ये 45, ये 7√2 है, ये 25 है। अब देखो तो 45 45 है, तो ये क्या होगा? 1 1√2 होता है, यानी ये 7 होगा, ये 7 होगा। अब देखो, अब ये एक राइट ट्रायंगल बन गया, ध्यान से देखो, जिसमें एक 7 है, एक 25 है, तो ट्रिपलेट अब दूसरा क्या होता है? 24 होता है, यानी ये वाला लाइन पूरा 24 होगा। 7 हो गया ये, तो ये हो गया 17। खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। ये है मेरा मेथड 2। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, जब भी देखो, मैं अप्रोच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रट के बैठा हूँ। 135 है यहाँ, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 45 बनेगा। जैसे यहाँ 45 बना, तुम यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराओगे तो ये 90 बन जाएगा, तो दूसरा एंगल भी तुम्हारा 45 हो गया। 45 45 हो गया, हाइपोटेन्यूज का साइड दिया है, तुम ये दोनों निकाल लोगे। अब ये एक साइड और ये दूसरा साइड दिया है, तुमको ट्रिपलेट पता होना चाहिए कि 24, 7 और 25 का ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट याद है? क्वेश्चन हार्डली 30 सेकंड लेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने में काफी मजा आया होगा तुम लोग को। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइम नहीं है हम लोग के पास बिल्कुल भी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को कराऊंगा, और बेसिक से भी बताऊंगा। इतना बेसिक जरूर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम लोग को पता होगा, क्योंकि सब लोग मेंस देने जा रहे हो, तो बेसिक तो थोड़ा बहुत पता ही होगा। बाकी मैं जो समझा रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि चाहे वो पहली बार ही कोई वीडियो देख रहा हो, या उसका मैथ्स थोड़ा सा वीक ही क्यों ना हो, उसको समझ में आ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो सवाल है कि रेसर ए एंड रेसर बी, ठीक है, दो रेसर हैं, रन रेस ऑफ 18 किलोमीटर एक सर्कुलर ट्रैक पे। ये रहा वो सर्कुलर ट्रैक, इस पर 18 किलोमीटर का रेस लड़ रहे हैं, जो 800 मीटर का है। ये सर्कुलर ट्रैक 800 मीटर का है, कोई दिक्कत? बोथ कंप्लीट वन राउंड इन 200 सेकंड एंड 250 सेकंड। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द फर्स्ट पर्सन, ओ सॉरी फास्टर पर्सन, मीट द स्लोअर पर्सन द लास्ट टाइम? यानी 18 किलोमीटर का रेस तय करने में फास्टर रेसर जो है वो स्लोअर रेसर से आखिरी बार कब मिलेगा? तो इसमें तो कुछ है नहीं, आखिरी बार मिलने के लिए तुम पहली बार तो निकालो। अगर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, टाइम 200:250 है, ठीक है, यानी कि 4:5। अगर टाइम का रेशियो ये है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाता है? 5:4। कोई दिक्कत? यानी कि जब इन दोनों को आपस में मिलना होगा, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? 1 राउंड के बराबर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट पता है?
देखो, मान लो ए यहाँ है, एक टाइम पे ए यहाँ है, बी यहाँ है, दोनों यहीं से शुरू किया। कुछ देर के बाद बी यहाँ पहुंचा, ए फास्टर है तो यहाँ पहुंच चुका है। फिर बाद में बी जब यहाँ पहुंचेगा तो ए यहाँ पहुंच जाएगा। फिर जब बी यहाँ पहुंच रहा है तो ए उसके पीछे आ गया। और यहाँ आते आते तक जब बी यहाँ पहुंचेगा तो ए भी यहाँ पहुंच गया। तो तुम देखो, नोटिस करो कि बी अभी पहला राउंड ही कंप्लीट कर रहा है। ए ये बी अभी पहला राउंड ही कंप्लीट कर रहा है, यहाँ तक पहुंचा। ए यहाँ तक तो पहुंचा ही, साथ में वो एक एक्स्ट्रा राउंड भी कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, यानी कि ए और बी के बीच जो डिस्टेंस ट्रैवल का जो डिफरेंस होगा वो एक राउंड के बराबर होगा, तभी वो दोनों पहली बार मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर 1 यूनिट डिस्टेंस 5:4 ट्रैवल करेगा तब जाके मीट होगा। 1 यूनिट 80 800 800 मीटर का ट्रैक है, तो 1 = 800, तो 5 = 4000, 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर। यानी फास्टर वाला जब 4 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तब उससे पहली बार मिलेगा। ठीक है, तो कह रहा है लास्ट बार कब मिलेगा। टोटल कितना, 18 किलोमीटर का ट्रैक है, तो पहली बार 4 किलोमीटर पे, दूसरी बार 8 किलोमीटर पे, 4 8 12 16। जब 16 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तभी तो ये आखिरी बार मिलेगा। अब तुमको सिर्फ इतना निकालना है कि 16 किलोमीटर वो कितने देर में ट्रेवल करेगा। देखो भाई, 800/200, यही तो स्पीड है फास्टर वाले का, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड। तुमको निकालना क्या है, 16 किलोमीटर कितना ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो इसको इसको क्या करो, 16 किलोमीटर को तुम 16,000 मीटर कर दो, यानी कि टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16,000 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया 4,000 सेकेंड, यानी आफ्टर 4,000 सेकेंड फास्टर जो है विल मीट द स्लोअर। ठीक है, कौन सा टाइम, फोर्थ टाइम एंड द लास्ट टाइम। ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो अगला 4 किलोमीटर आएगा ही नहीं। 18 किलोमीटर का तो रेस ही है, उसके बाद 2 किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा और वो जीत जाएगा, पीछे वाला पीछे ही रह जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो होगा 4,000 सेकेंड। तो यहाँ तक दिक्कत, ए और बी तभी मिलेगा जब दोनों का डिस्टेंस जो ट्रैवलिंग है, उन दोनों का जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग का जो डिफरेंस होगा वो एक राउंड के बराबर होगा। इसको ठूस लो दिमाग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक राउंड का जब डिफरेंस आता है तभी वो लोग पहली बार मिलेंगे। यानी कि ये एक यूनिट जो है ये एक राउंड, यानी कि सर्कुलर ट्रैक का लेंथ कितना है, 800 800 मीटर के बराबर हो गया। 5 राउंड, यानी कि जब जब ये 4,000 मीटर चलेगा फास्टर वाला तब पहली बार मिलेगा। 4,000 मतलब 4 किलोमीटर, 4 8 12 16 किलोमीटर पे चौथी बार मिल रहा होगा, चौथी बार में तुम्हारा लास्ट बार भी होगा ये। तो 4 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना लगेगा, अगर 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है तो सीधा निकालो, 4,000 सेकंड खत्म, गेम ओवर। 16 किलोमीटर ट्रेवल करने में 4,000 सेकंड लगेगा। ठीक है, टाइम टू ट्रेवल 16 किलोमीटर बाई फास्टर रेसर, कौन होगा, ये होगा। ठीक है, इस तरह से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और क्वेश्चन भी समझ में आ गया। और ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन थे ये सब एग्जाम में, हालांकि ये सीजीएल 2023 के प्री में भी आ चुका है। तो ये इसका जो इसको जो सॉल्व करने का जो परसेंटेज था वो काफी कम था, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट को काफी क्लियर कर देगा सर्कुलर ट्रैक के बारे में स्पेशली। सवाल कह रहा है कि एक कंटेनर कंटेन्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, तो एक कंटेनर लगा देते हैं, इसमें मिल्क प्लस वाटर है, एक सर्टेन अमाउंट, अमाउंट नहीं पता है कितना है। 28 लीटर इसमें से मिक्सचर निकाल लिया गया। ठीक है, और 16 लीटर ऑफ मिल्क उसमें ऐड कर दिया गया। तो एक नया बीकर बनेगा, इसमें भी मिल्क प्लस वाटर होगा। ठीक है, कह रहा है द रेशियो ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द इनिशियल, ये इनिशियल था, एंड द फाइनल मिक्सचर, ये फाइनल है। ये 15:11, यानी कि अगर ये 15 है तो ये 11 है। ठीक है, द मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर इज 26.2 लीटर, फाइंड द इनिशियल वाटर परसेंटेज। ठीक है, कह रहा है कि जब ये 15 है और ये 11 है, ये घट कैसे गया। यहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ उसी की वजह से तो घटा, 28 लीटर निकला है और 16 लीटर ऐड हुआ है।
अगर 28 लीटर ही मिल्क ऐड हो जाता, ये 15 का 15 ही रह जाता, ये 15 का 15 रह जाता, ये 11 इसलिए हुआ क्योंकि 12 लीटर कम हो गया मिक्सचर, ठीक है, देख रहे हो, 12 लीटर मिक्सचर घट गया, इसलिए ये 15 से 11 हो गया, यानी कि 4 यूनिट जो है, ये 12 लीटर के बराबर है, 1 यूनिट हमारा 3 लीटर के बराबर है, यानी कि इनिशियल मिक्सचर क्या है, 15 यूनिट, यानी कि 15 3 45 लीटर, और फाइनल कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 12 कम है तो 33 लीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कह रहा है कि इस 33 में 26.2 लीटर तो मिल्क है, तो दिक्कत है। तो अगर हम बैकवर्ड अप्रोच लें, यहाँ से देखो बहुत इजी है, यहाँ पे 33 लीटर है, इसमें 26.2 लीटर मिल्क है, ये कब हुआ, 16 लीटर मिल्क ऐड करने के बाद हुआ। तो अगर हम इसमें से 16 लीटर मिल्क निकाल दें तो बचेगा कितना, 17 लीटर, 17 लीटर ही मिल्क बचेगा, 17 लीटर ही मिक्सचर बचेगा, और इसमें से 16 लीटर मिल्क भी बाहर हो जाएगा, बचा कितना, 10.2 लीटर मिल्क। अब देखो ये 17 लीटर बचा, कब बचा, 28 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद ये 17 लीटर, देख रहे हो 45, 28 प्लस 17 45, तो 17 लीटर मिल्क में, 17 लीटर मिक्सचर में 10.2 लीटर मिल्क है, तो वाटर कितना है, 6.8 लीटर, यानी कि जब इसमें से 28 लीटर निकला होगा उसके बाद भी तो मिल्क और वाटर का परसेंटेज सेम ही होगा ना, क्योंकि मिक्सचर निकल रहा है 28 लीटर, तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा 28 लीटर निकलने के बाद भी तो सेम ही होगा, यानी कि वाटर का जो इनिशियल परसेंटेज था वो क्या था, 6.8 लीटर बाई टोटल कितना था, 17 लीटर इंटू 100, ये 680 बाई 17, ये हो गया 40%, ये हो गया आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि मिल्क और वाटर एक सर्टेन अमाउंट में है, उसमें से 28 लीटर निकाल के 16 लीटर मिल्क ऐड कर दिए, तो इनिशियल और फाइनल का रेशियो दे दिया, वो इसीलिए दिया है ताकि तुम इनिशियल इनिशियल मिक्सचर का क्वांटिटी और फाइनल मिक्सचर का क्वांटिटी निकाल सको, तो 45 और 33 आ गया। अब कह रहा है कि इस 33 लीटर मिक्सचर में 26.2 लीटर तो मिल्क ही है। अब ये कहाँ से आया है, थोड़ा सा पीछे चलेंगे, अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पीछे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम पीछे चलेंगे तो 16 लीटर मिल्क ऐड होने के बाद ना 26.2 लीटर हुआ है, अगर हम उसको घटा दें तो 10.2 लीटर मिल्क होता कितने मिक्सचर में, 33 में से 16 घटा दो, 17 लीटर के ऑफ मिक्सचर में 10.2 लीटर मिल्क है, ये कब हुआ है, जब 28 लीटर मिल्क निकल चुका है, सॉरी मिक्सचर निकल चुका है, उसके बाद भी परसेंटेज ऑफ वाटर तो सेम ही रहने वाला है, जब तक ये वाटर मिल्क, जब तक कि मिल्क ऐड नहीं करोगे तब तक तो परसेंटेज सेम ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो वाटर कितना होगा, वाटर हो गया 6.8 और टोटल है 17 इंटू 100, ये हो गया वाटर परसेंटेज जो कि 40 होगा, तो ये आंसर आ गया। एकदम बेसिक से चलेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन को बेसिक से करो, बहुत आसानी से निकल जाता है, कुछ करना नहीं था इसमें, बहुत आसान था। लोग पता नहीं कौन सा रॉकेट साइंस लगाते रहते हैं, बस जरूरत नहीं है, फॉलो द बेसिक्स। तो सवाल कह रहा है कि वीर इन्वेस्टेड एक्स रुपीज इन पीएनबी एट अ रेट ऑफ 8% फॉर 2 years, 8% फॉर 2 years एंड ऑब्टेन अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ओ, 16% हो गया तुम्हारा 6400, इतना ही सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो 1% हो गया तुम्हारा 400, 100% हो गया तुम्हारा, इसे मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम में आप लोगों को सबको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग सीधे 16 से 100 पे आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है बट मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि प्रिंसिपल ये है। कह रहा है इफ यू इन्वेस्टेड 10,000 मोर फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 2 साल के लिए, एट ए रेट ऑफ 10% पहला साल के लिए और 5% दूसरा साल के लिए, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है 2 साल के बाद। देखो अगर वो 10,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करता, यानी वो 50,000 इन्वेस्ट करता, पहला साल के लिए 10% और दूसरा साल के लिए 5%, ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो सिंपल है, 2 साल के लिए पहला साल 10%, दूसरा साल 5%, इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 10 + 5 + 10 × 5/100, ये हो गया 15.5%, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इसको 2 साल के बाद जो मिलेगा। अब तुमको निकालना है 50,000 का 15.5%, ये कैसे निकलेगा, तो 50,000 का 15% कितना होता है, 15 × 5 = 75, 7500 प्लस
आधा परसेंट निकालना है तो 1% 500, आधा परसेंट 250, 7750। ये हो गया आंसर। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन को बहुत इजीली करने वाला था, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, इसको किसी भी समय कर सकते थे। चलो आगे चलते हैं। सवाल है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है, एक बिल्डिंग है, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन एक दूसरे बिल्डिंग का जो है, वो कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग हुज हाइट इज 720, इसका हाइट 720 मीटर है, ठीक है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेम टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द सेम बिल्डिंग, यहाँ से फुट से 60, कह रहा है कि इसका हाइट बताना है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये 1, ये भी 1, कोई दिक्कत, 60 का लेके चले तो ये पूरा √3, ये 1, ये कितना हो जाएगा √3 - 1, और यही तो, अब ये दोनों बराबर होगा, तो √3 - 1 इज इक्वल टू 720, निकालना क्या है √3, तो 720 अपॉन √3 - 1 इंटू √3, ये तो आंसर होगा। अब तुम इसको रेशनलाइज करते रहो, रेशनलाइज करोगे तो 720 इंटू √3 + 1 हो जाएगा, √3 + 1 √3, और √3 - 1 इसका होल स्क्वायर कर देंगे, होल नहीं स्क्वायर नहीं होगा, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर होगा, तो 3 में से गया 2, ये कितना हो गया 360, 3 + √3, ये आंसर हो गया, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सम फ्रूट्स आर ब्रॉट एट अ रेट ऑफ 11 फॉर ₹100, 100 रुपए में 11 खरीद रहा है, ठीक है, 11 100 में, एंड इक्वल नंबर एट अ रेट ऑफ 9 फॉर ₹100, और दूसरा 9 100 रुपए में, 100 रुपए में, ये भी एन अमाउंट का नंबर खरीद रहा है, ये भी एन नंबर खरीद रहा है, और सबको क्या कर रहा है 10 फॉर ₹100 में बेच दे रहा है, सोल्ड। पूछ रहा है कि इस पूरे ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इसी का परसेंटेज बताना है, क्योंकि परसेंटेज पूछा है, एक्चुअल अमाउंट नहीं पूछा है, हम लोग परसेंटेज पे काम करते हैं। तो तुम एक काम करो, 11 9 10 इसका एलसीएम ले लो, क्यों, ताकि तुमको काउंटिंग आसान हो जाए। तो जैसे मान के चलो हम क्या ले लें, 11 9 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 990 होगा, ठीक है, तो एन को मान लो 990, ये भी हो गया 990, ठीक है, तो ये कर लो 1800, कितना हो जाएगा 0 9 9 18 काट, 18 19, ये इतना सोल्ड करता है, ठीक है, ये है नंबर। 990 को कितना बेचेगा, यहाँ से कितना गुना हुआ 90 से गुना हुआ, 90 गुना करोगे तो 9000 हो जाएगा सीपी। अब यहाँ देखो 9 से ये 110 हो जाएगा, 110 में 100 से गुना करोगे तो 11000, टोटल 20000 हो गया, 20000 हो गया टोटल सीपी कितने का 1980 का। अब 1980 को बेचेगा कितना में, यहाँ से बेचेगा 19800 में, ठीक है, क्योंकि 10 बेच रहा है 100 में, तो एक बेचेगा 10 में, तो 1980 को बेचेगा 19800 में, यानी सीपी इतना है, एसपी इतना है, 200 का लॉस हो गया, कितने पे 20000 पे, 1% का लॉस हो गया आंसर, ठीक है। कह रहा है कि वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 12/15 टाइम्स ऑफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन, देन फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ द पॉलीगन, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक रेगुलर पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का इन ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है ऑफ साइड एंड, ये होता है n-2 π/n, ठीक है। तो अगर वन ऑफ द इंटीरियर रेगुलर पॉलीगन इज 12/15 टाइम्स, ठीक है, मान लेते हैं कि उसका साइड n था, n-2 π/n इज 12/15 टाइम्स ऑफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन, तो ऑक्टागन का तो 8 होता है, 8 - 2 π/8, ठीक है, पाई से पाई कट गया, और काट कूट करो, 4 3 12, 4 2 8, 3 5 15, 5 2 10, 10n - 10 दूना 20 इज इक्वल टू 8n, 8 में 2 गया 6n,
4n इज इक्वल टू 20, n का वैल्यू हो गया 5, यानी कि जो रेगुलर पॉलीगन का जो साइड है वो 5, यानी क्या है ये है एक पेंटागन। ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ द पॉलीगन। तो नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है? n n माइनस 3/2। n दिया है 5, 5 में से 3 गया 2, 2 देखिए 5, 5 डायगोनल बनेगा इसका। ठीक है, ये हो गया आंसर। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, एक ये और एक ये सब चीज याद रखना है ताकि एग्जाम में हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल कह रहा है कि कैन कंटेन अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 8:5। ठीक है, अब इसमें से कह रहा है कि 19 लीटर निकाल के 19 लीटर बी ऐड कर दिया गया, रेशियो जो है वो ए प्लस बी का 9:8 हो जाता है। पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वाज कंटेंट इन द कैन बाय द कैन इनिशियली। ठीक है, तो तुमको इनिशियल क्वांटिटी निकालना है ए का, उसके लिए तुमको इनिशियल मिक्सचर पता होना चाहिए ना। कैसे निकालोगे? सबसे पहले 19 लीटर निकाल कर 19 लीटर बी ऐड किया, यानी ए के ए में तो कोई एडिशन हुआ नहीं। ठीक है, तो ए में जो चेंज आएगा वो क्या होगा? 9/17, ये फाइनल है, इज इक्वल टू 8/13, 1 माइनस 19 लीटर निकला है। अब मान लेते हैं कि टोटल ये एक्स था, एक्स लीटर, एक्स, कोई दिक्कत? 13 9 117 इज इक्वल टू 17 8 136, 1 माइनस 19/x, ये हो गया 136 माइनस 136 इंटू 19/x, 117 घटाओगे तो ये हो जाएगा 19 बराबर 136 इंटू 19/x। x का वैल्यू आ गया 136, यानी इनिशियल क्वांटिटी जो था वो 136 लीटर था। तो अब 136 लीटर में 8:5 का सीन है। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 136/8 इंटू, सॉरी 136/13 इंटू 8, 8 48 का 8 में 4, 104 4 108/13, 13 8 104, 4 48, 13 3 39, 9/13 लीटर, ये हो जाएगा आंसर। समझ गए? करना क्या था, ये ए फाइनल बाई टोटल इज इक्वल टू ए इनिशियल बाई टोटल 1 माइनस एक्स बाई टोटल। अब जितनी बार निकला उतनी बार तुम लगा दो फॉर्मूला, अगर एक बार निकला तो एक लगाओ। ठीक है, क्योंकि उसी प्रपोर्शन से वो जितना ड्रॉन किए ना और जितना टोटल था उसी प्रपोर्शन से वो निकलता है, ए का वैल्यू उसी के हिसाब से चेंज होता है, क्योंकि उतना बी ऐड हो गया ना, तो बी में तो एडिशन हुआ, लेकिन ए में से जो निकला होगा वो कितना होगा? वो 19 बटा टोटल के प्रपोर्शन में निकला होगा ए में से, वही तो बी में ऐड हुआ होगा। ठीक है, तो ये हो गया, ए का वैल्यू आ गया यहाँ पे 83 9/13। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन डी डेज। ठीक है, ए प्लस बी किसी काम को डी डेज में कर रहा है, ए उसी काम को 8 प्लस डी दिन में करता है और बी उसी काम को 18 प्लस डी डेज में करता है। ठीक है, ए 4 दिन काम करता है, रिमेनिंग वर्क विल कंप्लीटेड बाय बी अलोन इन हाउ मेनी डेज। तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला ये है कि अगर ए प्लस बी को काम करने में डी डेज लगा और ए को 8 प्लस डी और बी को 18 प्लस डी है ना, तो डी का जो वैल्यू होता है वो होता है 18 इंटू 8 रूट अंडर। इसको कभी कहोगे तो मैं इसको डिराइव कर दूंगा, बट डिराइव करने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग याद कर लो। ये होता है 18 टे 144, यानी कि 12 हो गया। यहाँ से डी का वैल्यू सीधा 12 आ गया, यानी ए प्लस बी को 12 दिन लगेगा, ए को 20 दिन लगेगा और बी को लगेगा 30 दिन। ठीक है, अब कह रहा है इसको 60 वर्क ले लो, ये हो गया 3, ये हो गया 2। ए 4 दिन काम करता है तो 3 इंटू 4, 12 यूनिट खत्म हो गया, 48 यूनिट बचा है, तो बी को 48 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा? 24 डेज। ये आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट ये था कि अगर ए प्लस बी किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, ए काम को एक्स प्लस ए दिन में करता है और बी उसी काम को एक्स प्लस बी दिन में करता है,
तो x जो होता है वो होता है √√AB। ये इंपॉर्टेंट था, ये याद कर लो। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और मैं ऐसे ही अब क्वेश्चंस लाऊँगा। ये तो मेरा आज पहला दिन था एसएससी सीजीएल 2025 मेंस में 180 बाई 180 टारगेट का, ये मेरा पहला वीडियो था। मैं इससे भी बेहतरीन क्वेश्चंस ढूँढूँगा और लाऊँगा, और उसके काफ़ी बेहतरीन अप्रोच जो एग्ज़ाम बेस्ड अप्रोच है, वो मैं बताने का कोशिश करूँगा, जो कि बिल्कुल ही रियलिस्टिक होगा। मैं खुद एक एस्पिरेंट था, मैंने खुद सिलेक्शन लिया है। मैं जानता हूँ कि एग्ज़ाम में बच्चा क्या सोच सकता है। दुनिया भर की ट्रिक्स आएगी, लेकिन एग्ज़ाम में कोई काम नहीं आएगा। जब दिमाग के ऊपर प्रेशर होगा, तो उस समय सिर्फ़ एक ही चीज़ काम आता है, वो होता है बेसिक्स। इसलिए अपने बेसिक्स को जितना हो सके स्ट्रॉन्ग करो। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ हम फ़ॉर्मूला का भी यूज़ करेंगे। जैसे ये सवाल फ़ॉर्मूला पे ही बनने वाला था, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे। लेकिन हर एक सवाल को फ़ॉर्मूला के थ्रू नहीं बनाना है, बेसिक्स लगाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि कुछ भी पूछ दे क्वेश्चन में, हो सकता है टाइम 30 की जगह 40 सेकंड लग जाए, बट वो चलेगा, बट सही बनना ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रिक्स याद कर लिए, अगर ट्रिक में थोड़ा-सा भी मिस्टेक हो गया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम एग्ज़ाम में -4 कराओ उस क्वेश्चन में। इसलिए मैं जो भी सवाल का सॉल्यूशन बताऊँगा वो बिल्कुल एग्ज़ाम अप्रोच होगा, तो घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम्हें आने वाले अगले 20 दिन तक जितने भी वीडियोज़ मैं डालने वाला हूँ, सारे के सारे तूफ़ान तूफ़ान लाने वाले हैं, और सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एग्ज़ाम तुम लोगों के लिए आखिरी एग्ज़ाम हो और तुम सभी अपने-अपने ड्रीम जॉब तक पहुँच जाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।